नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों भाजपा में बैठकों का दौर चल रहा है और ये जो बैठकें हैं ये दो मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रही हैं। पहला ये कि मोदी कैबिनेट का जो विस्तार है उसका आकार क्या होगा, और दूसरा नितिन नवीन की अगुवाई वाली जो टीम है उसमें किसकी क्या भूमिका होगी। यही दो मसले हैं जिसके इर्द गिर्द इस समय पूरी मैराथन हो रही है। उस मैराथन से जो चीजें निकल कर सामने आई हैं उसी पर एक बार की चर्चा करेंगे। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जो कैबिनेट बनाने जा रहे हैं उस कैबिनेट में कई चीजों का ख्याल रखा जाएगा, तो वो क्या है पहले उस पर बात करेंगे, फिर उन चेहरों पर आएंगे जिनके ऊपर तलवार लटक रही है, और फिर उनकी बात करेंगे जिन्हें इनाम मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन चर्चा इस बात से होगी कि आखिर में ये जो कैबिनेट है इस कैबिनेट को पीएम किस तरह से गढ़ने जा रहे हैं। देखिए, दो तीन चीजें बड़े साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें से पहली ये है कि नौकरशाहों की भूमिका बढ़ने जा रही है। यानी जो मंत्री हैं, जो कहा जा रहा है कि नए मंत्री शामिल होंगे, उसमें चर्चा ये है कि जो नौकरशाह है उनको उनकी एक्सपर्टीज के हिसाब से मंत्रालय मिलेगा, और ये प्रयोग पीएम कर चुके हैं और ये जो उनका प्रयोग है वो बड़ा सफल रहा है। दो उदाहरण तो सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं, एक हरदीप सिंह पुरी का है और दूसरा विदेश मंत्री एस जयशंकर का है। इस संकट के दौर में जिस तरह से इन दो मंत्रियों ने काम किया ये बात किसी से छिपी नहीं है। अब आप अगर हरदीप पुरी को ही देखें तो जो कंट्रोवर्सी वगैरह है उसको एक तरफ रखिए, लेकिन जब पूरी दुनिया में त्राहिमाम हो रहा था इस बात को लेकर कि साहब ईरान वार चल रहा है, इधर ईरान अमेरिका इजराइल भिड़े पड़े हैं, वो जो हार्मुज स्ट्रेट है वो बंद पड़ी हुई है, कैसे तेल की आपूर्ति हो, ऐसे समय में भारत जो है वो बिना किसी रुकावट के अपनी ईंधन जरूरतों को पूरा कर रहा था। बड़ी बात यह है कि आप देखिए किस तरह से डाइवर्सिफाइड किया गया। पहले यानी ये जो ईरान वार हुआ उससे पहले भारत 25 देशों से तेल लेता था, लेकिन इस ईरान वार के दरमियान हमने अपना बास्केट बढ़ाया और 40 देशों से तेल जो है लेने लगे। ये बताता है कि बतौर पेट्रोलियम मंत्री किस तरह से हरदीप सिंह पुरी ने काम किया, और ये वाकई में ये उनकी जो एक्सपर्टीज है उसका ये बेहतरीन नमूना है। सबसे बड़ी चीज ये है कि पीएम ने नाम तो नहीं लिया किसी का, लेकिन वो आप जान रहे हैं कि राजस्थान दौरे पर हैं। इस दरमियान उन्होंने रिफाइनरी के उद्घाटन के समय इस बात को रेखांकित किया कि किस तरह से जब दुनिया ईंधन संकट से जूझ रही थी तो भारत के सामने ऐसी कोई समस्या नहीं थी। जाहिर सी बात है इस समस्या नहीं होने का तो कारण एक ही है कि जिसे विभाग दिया गया है वो बखूबी काम कर रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए एस जयशंकर का जो परफॉर्मेंस है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कहा जा रहा है ना कि वो जो कर रहे हैं वो दिख रहा है। तो ये इन दो अधिकारियों ने अपने मंत्रालय में जिस तरह से काम किया है वो बताता है कि आपकी जहां एक्सपर्टीज है अगर आपको वहां लगा दिया जाए तो आप कैसे अपने उस काम को अंजाम देते। इसमें अश्विनी वैष्णव का भी नाम जोड़ना बड़ा जरूरी है। तो इसलिए ये तीन नौकर साहब देखिए किस तरह से काम कर रहे हैं बतौर मंत्री। तो ये माना जा रहा है कि पीएम इस दिशा में विचार कर रहे हैं, इसीलिए शक्तिकांत दास का नाम बड़ी चर्चा में है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि पीएमओ से भी कुछ एक अधिकारी जो है वो बाहर जाएंगे और उनको बाकायदे मंत्री बनाया जाएगा। तो एक तो नौकरशाहों को लेकर जो प्रयोग है उसकी चर्चा बहुत है। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि हमारे लिए सिर्फ 3 जातियां हैं, युवा, महिला, किसान और गरीब। उन्होंने इन 4 जातियों की बात की थी। साथ ही साथ अभी आप देखिए कि महिला सशक्तिकरण पर बड़ा भारी जो है आप ये कहें कि बीजेपी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौर कर रहे हैं, महिला आरक्षण की बात हो रही है, फिर जनजी की बड़ी बात हो रही है। तो अगर इन सभी चीजों को आप समेटें तो ये जो कैबिनेट बनने जा रही है इस कैबिनेट में
युवाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। यानी जो कैबिनेट होगी नरेंद्र मोदी की, उस कैबिनेट में युवा ज्यादा होंगे, इस बात की पूरी संभावना है। अभी क्या है कि अभी 55-60 से ऊपर वाले जो है ढेर सारे हैं। अभी अगर आप एवरेज देखें तो तकरीबन 58 से 60 दिखाई देता है, किसका? बीजेपी का। लेकिन बीजेपी को तो नई बीजेपी यानी मंत्रिमंडल का मैं बात कर रहा हूं, लेकिन अभी तो नई बीजेपी चाहिए। तो नई बीजेपी चाहिए तो इसलिए पूरा कैबिनेट का जो है वो डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा। वहां पर अभी जो औसत आयु 60 है वो कम होने जा रही है। इस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि कैसे पूरी टीम को युवा बनाया जाए, इस लिहाज से कि आगे जो 29 का चुनाव है और उसके बाद में, चूंकि ये योजना 47 तक की है, तो इसलिए ये चर्चा है कि इस तरीके से बदला जाएगा, यानी युवाओं की भूमिका होगी। एक दूसरा, महिलाओं की भूमिका बढ़ेगी। तीसरा, जो सामाजिक न्याय वाला मसला है, उस सामाजिक न्याय के मसले के लिहाज से भी लोगों को यहां पर जगह दी जाएगी। ये तमाम सारी चीजें आ रही हैं जो कैबिनेट रिसफल में दिखाई देंगी कि जो मोदी मंत्रिमंडल बनेगा उसमें कौन क्या कहां खड़ा होगा, ये तो हम आएंगे ही, लेकिन उसका आप एक तरह से कहें कि स्ट्रक्चर क्या होगा, ये स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा। ऐसी योजना पर काम चल रहा है और पीएम इसी मोड में है कि अपना मंत्रिमंडल इस तरीके का हो। दूसरी बात, बड़ी चर्चा है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसको क्या मिल रहा है। ये सबसे बड़ा विषय बना हुआ है कि अमित शाह को क्या मिलेगा, राजनाथ सिंह को क्या मिलने जा रहा है। आपको एक चीज बताता हूं जो बड़ी महत्वपूर्ण है इस फेरबदल के मद्देनजर अगर देखा जाए तो। देखिए, बड़ी लड़ाई है बाहर कि बीजेपी में नंबर 2 कौन है। वैसे तो घोषित है नंबर 2 कौन है, लेकिन फिर भी अब नंबर 2 इस लिहाज से देखा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के बाद पीएम कौन। अगर इस दौड़ को आप देखें और इस पर गौर करें तो आप ये पाएंगे कि चीजें जो हैं वो अब बड़े करीने से आकार ले रही हैं। ये जाहिर करने में, और ये जाहिर हो रहा है कि दरअसल पीएम के बाद कौन। जिस तरह से ये चर्चा उठी है कि अमित शाह का कद बढ़ेगा, तो अमित शाह का कद बढ़ा के कहाँ ले जाइएगा? कद बढ़ने का एक ही मतलब होता है, और उसमें प्रधानमंत्री का वो बयान याद रखिएगा जो उन्होंने कहा था कि अमित भाई शाह को अभी बहुत आगे जाना है। और ये तब की बात है जब उन्होंने देश के, आप एक तरह से कहें कि सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री बनने का जो रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को उन्होंने आप बनाया था उस समय। और ये एनडीए की बैठक थी बाकायदे, जिसमें पीएम ने ये कहा था। तो बहुत आगे जाना है, तो बहुत आगे जाने का क्या मतलब है? बहुत आगे जाने का सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दे दिया था कि साहब हमारा उत्तराधिकारी कौन है। या ये जो घटना है जिसमें पीएम ने कहा कि अभी नरेंद्र भाई को, माफ करिए, अमित भाई को बहुत आगे जाना है, दरअसल, और वो जब वो कह रहे थे तो उनके चेहरे पर गजब का जो है उत्साह था। वहीं एक तरह से कहा जाए कि पीएम ने ये तकरीबन तय कर दिया था, और ये माना जा रहा है कि जो उन्होंने तय किया था उस पर मुहर लग सकती है। और मुहर कैसे लगेगी? कद आप बढ़ा दीजिएगा, तो कद बढ़ा दीजिएगा तो उसके बाद में जो सक्सेशन वाला चर्चा आए दिन होता रहता है, मुझे लगता है उस चर्चा पर भी विराम लग जाएगा। तो ये जो है, ये एक तरह से आप कहें कि बड़ी खबर है इस लिहाज से लेकर कि मोदी के बाद कौन, ये एक तरह से कहा जाए कि तय हो गया है। डिप्टी पीएम अमित शाह बन रहे हैं, जिसकी चर्चा बहुत चल रही है। तो आप ये मान कर चलिए कि फिर मोदी के बाद कौन, इस पर खुद पीएम ने मुहर लगा दी है कि मेरे बाद कौन। बाकी फिर ठीक है, लोग आते रहिएगा, ऐसा थोड़ा है किसी का समय खत्म हो रहा है, आप आते रहिएगा, लेकिन मेरे बाद कौन, ये एक तरह से कहें कि
तकरीबन तय माना जा रहा है। दूसरी चीज जो है, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। तो स्मृति ईरानी को लेकर बड़ी खबर है, कहा जा रहा है कि उनकी जो है फिर से वापसी हो सकती है। कुछ लोग नितिन नवीन की टीम में उनकी भूमिका तय कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नितिन नवीन की टीम में होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल में होगा। अब जो भी हो, ये जरूर है कि स्मृति ईरानी का जो वनवास है वो खत्म होने जा रहा है। ये बात बड़ी साफ है। इसके अलावा ढेर सारे नाम चल रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, मैं उन नामों पर नहीं जाऊंगा। कई गवर्नरों से अभी केंद्रीय गृह मंत्री मिले भी हैं, उस सब पे नहीं जाएंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि जो आने वाले चुनाव हैं, उन चुनाव के मद्देनज़र बहुत कुछ देखा जा रहा है। जो कैबिनेट भी है, संगठन भी है, और उसमें एक बड़े परिवर्तन की आहट है, सुगबुगाहट है। उसमें क्या क्राइटेरिया होगा वो हमने आपको बता दिया है। और दूसरी चीज़, जो उत्तराधिकार वाला मसला है, वह भी तकरीबन साफ दिखाई दे रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर साझा करिएगा।